अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा इफ्तिखार और आप देख रहे हैं डाइट स्टूडियो। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर बेसिकली सीजनल बीमारी है और आजकल इसका सीज़न चल रहा है। इस वजह से हर घर में कोई ना कोई फ़र्द इस बीमारी में मुब्तला है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने एक डॉक्टर को बुलाया है जिनका नाम है डॉक्टर अमजद और वो एक निजी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। आइए हम उनसे थोड़े से सवाल करते हैं डेंगू फीवर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमजद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी, थोड़ा सा सर हमें बताइएगा कि डेंगू फीवर क्या होता है? डेंगू फीवर इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि एडीज एजिप्टी एक फ़ीमेल वायरस है जिससे ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र मस्कीटो बाइट से होता है। अनटिल अनलेस आपको मच्छर आके नहीं काटता तो इस डिज़ीज़ के होने के चांसेस नहीं होते। ठीक हो गया। सर थोड़ा सा ये बताइए कि अगर किसी को डेंगू फीवर हो जाए तो कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए कंसल्ट करने के लिए? कंसल्ट करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आती है, जो डॉक्टर आता है वो जनरल फिजिशियन आता है, फिजिशियन आता है। और उसके बाद अगर आप फर्दर किसी को पास जाना चाहते हैं तो इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले डॉक्टर साहबान आते हैं। जी। सर जैसे आपने कहा कि डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है, सो थोड़ा सा बताइए कि अगर किसी को ये हो जाए तो उसको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि उसे डेंगू फीवर है? हाई ग्रेड फ़ीवर हो सकता है, जैसे कि फ़ीवर 103, 104 या 105 तक जा सकता है, ठीक है। हाई ग्रेड फ़ीवर के साथ बॉडी में दर्द का होना, जिस्म में दर्द का होना, हड्डियों में दर्द का होना, सर में दर्द का होना और सर दर्द के साथ साथ आँखों का दर्द या आँखों की पीछे वाली साइड पे दर्द का होना। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी मैंने देखे हैं जिनका दिल ख़राब होता है, जिनको उल्टियाँ आती हैं या उनके पेट में दर्द रहता है। तो ये चंद सिम्टम्स हैं जो कि डेंगू पेशेंट्स में हो सकती हैं। ठीक हो गया। सर थोड़ा सा बताइए क्योंकि आजकल कोविड-19 भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और अगर किसी को डेंगू फीवर है तो कैसे पता चलेगा कि उसे डेंगू फीवर है या उसे कोविड-19 का इशू है? कोविड में यूजुअली अगर देखा जाए पेशेंट्स को फ़ीवर 100, 101 या 102 तक रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। और डेंगू की बात आती है तो डेंगू में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हाई ग्रेड फ़ीवर होता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफ़िक टेस्ट हैं जो कि हम सीबीसी करवा के देख सकते हैं। डेंगू के लिए NS1 है और कोविड के लिए कोविड-19 PCR है। ये टेस्ट करवा के हम दोनों चीज़ों को डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी है पेशेंट को और कौन सी नहीं है। ठीक। जी सर थोड़ा सा बताइएगा कि डेंगू फीवर अगर किसी को हुआ है और उसने मेडिसिन खाना शुरू कर दी है तो कितने ड्यूरेशन के बाद उसको सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और वो ठीक हो जाएगा? डेंगू का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 to 14 डेज़ है। इसका मतलब है कि 3rd to 4th डे सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। और अगर देखा जाए तो ये सेल्फ लिमिटिंग है, इसको ये भी कह सकते हैं, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और इसके लिए अगर आप देखें तो किसी किस्म की एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल नहीं करवाई जाती क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। ठीक। सो आप ये कह रहे हैं कि 4 से 5 दिन बाद आपको पता चलता है, सिम्टम्स अपीयर होते हैं और कितनी देर बाद तक आपको सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं? 7 to 10 डेज़ बाद सिम्टम्स ख़त्म हो जाती है, पेशेंट रिकवर कर जाता और है। इसी टाइम पे जिसका चीज़ सवेयर होनी हो वो बढ़ भी जाता है और थोड़ा अगर किसी का ट्रीटमेंट ठीक हो रहा हो तो वो उसके सिम्टम्स ख़त्म भी, वाइड ऑफ भी हो जाते हैं। ऐसा ही है सर? ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक। सर एक बहुत बड़ी मिथ है, आप ज़रा क्लियर करें इस बात को कि जैसे लोग कहते हैं कि अगर कोई किसी को डेंगू फीवर है तो वो दूर रहे हमसे ताकि हमें डेंगू फीवर ना हो जाए। तो आप बताइए क्या ये एक इंसान जिसको डेंगू फीवर हुआ है उसको किसी दूसरे इंसान को लग सकता है उससे? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। अगर एक इंसान को डेंगू है तो दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है। ट्रांसफ़र उसी सूरत में हो सकता है कि जो पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोस हो चुका है, जिसको डेंगू है, और मस्कीटो आके, मच्छर आके उसको बाइट करता है और वही जो मच्छर है किसी दूसरे इंसान को बाइट करता है तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन ट्रांसफ़र होने की मेन जो वजह है वो मच्छर ही है। अगर मच्छर नहीं है तो ट्रांसफ़र होने के चांसेस नहीं हैं। सर एक जैसे मेरे पास 1-2 क्लाइंट्स भी आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमें एक दफ़ा डेंगू हो चुका है तो हमें दोबारा नहीं होगा। तो ज़रा इसके बारे में आप ज़रा रोशनी डालें, लोगों को बताइए कि क्या अगर किसी को एक दफ़ा डेंगू हो जाता है तो दोबारा होने के चांसेस हैं? जी, बिल्कुल दोबारा होने के चांसेस हैं क्योंकि अगर एक बार आपको डेंगू हो गया तो दोबारा हर कीमत पे हो सकता है अनटिल अनलेस आप अब उससे बचने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया में डेंगू के 4 स्ट्रेन्स हैं, 4 सीरोटाइप्स हैं। एक टाइम में हो सकता है कि आपको एक सीरोटाइप से डेंगू फीवर हुआ और 3 से ना हुआ हो, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि उन तीनों में से किसी एक मच्छर ने आपको काटा है तो वो आपको दोबारा होने के चांसेस हैं। ठीक।
सर थोड़ी सी बताइएगा, क्योंकि डेंगू फीवर एक ऐसा फीवर है कि जो लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं कि अच्छा फीवर ही है, ठीक है, पैनाडॉल खा लेंगे, कोई एक मेडिकेशन ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। सो ज़रा से बताइएगा कि अगर किसी को डेंगू फीवर हो जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आता है, अगर वो फीवर बढ़ जाता है तो क्या क्या मर्ज़ आपको लाहक हो सकते हैं? इसमें अगर देखा जाए तो बेसिकली हमने यही करना होता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है, और दूसरे नंबर पे जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमने इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन सीबीसी है। सीबीसी में हम दो चीज़ें देख रहे होते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट लेवल दिन ब दिन कम हो रहा है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं। प्लेटलेट कम होने की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें से है कि नाक से खून का बहना, खून की उल्टियाँ आना, और पखाने के साथ क्या है कि खून का आना। समटाइम्स क्या होता है कि स्किन के ऊपर रैशेस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये जब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू हो जाएं तो इसको डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक हो गया। सर थोड़ा सा बताइएगा कि आप अगर कोई आपके पास पेशेंट आ जाता है या आपने कोई पेशेंट्स देखे भी होंगे, तो प्लेटलेट काउंट बड़ा अहमियत रखता है लोगों के लिए कि डॉक्टर्स बार बार कहते हैं कि प्लेटलेट आप जो है वो लगवाएं, या प्लेटलेट सीबीसी हम कराते हैं, डेली कराते हैं ताकि प्लेटलेट काउंट कम ना हो। तो ज़रा इस पे ज़रा रोशनी डालें कि प्लेटलेट काउंट कितने कम हो तो प्रॉब्लम होती है, और कितने नॉर्म अगर ठीक रहे तो कोई इशू की बात नहीं है। अगर प्लेटलेट दिन ब दिन कम हो रहे हैं और एक ऐसी स्टेज के बाद इम्प्रूव होना शुरू हो गए हैं तो किसी किस्म की घबराने की या कॉम्प्लिकेशंस ना होने की चांसेस होते हैं। पेशेंट ज़्यादा सिक नहीं होता, ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर प्लेटलेट दिन ब दिन कम हो रहे हैं और इतने ज़्यादा कम हो गए हैं जैसा कि 20,000 पे आ जाते हैं या 10,000 पे आ जाते हैं, तो इस तरह के केसेस में क्या होता है, नाक से खून बह सकता है, खून की उल्टियाँ आ सकती हैं और पखाने के साथ खून का आना हो सकता है। लेकिन अगर इस स्टेज पे पेशेंट आ जाता है तो हमें प्लेटलेट अरेंज करने चाहिए, पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करने चाहिए। ठीक। सर आपकी जितनी बातें मैंने सुनी है तो उससे आप ज़रा मुझे ये बताइएगा कि क्या हम इसको एक डेडली डिजीज़ कह सकते हैं, ऐसी डिजीज़ जिससे किसी की मौत वाक़या हो सकती है? जी बिल्कुल, मौत वाक़या हो सकती है, क्योंकि ये सेवेरिटी पे डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट दिन ब दिन सिक ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट के प्लेटलेट दिन ब दिन गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं, और दूसरे नंबर पे इसकी मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू हो गए हैं, जैसा कि पेशेंट के गुर्दों का फ़ेल होना, पेशेंट के जिगर का फ़ेल होना, पेशेंट के दिमागी अमराज का इन्वॉल्व होना, और उसके साथ साथ अगर देखें पेशेंट के पेट में, फेफड़ों में या दिल में पानी का जमा होना, स्किन के अंदर पानी का जमा होना, जब ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाएं तो पेशेंट की अमवात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक। सर आप बताइएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो थोड़े घबराए हुए होते हैं कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना, तो आप ज़रा इस पे थोड़ा सी रोशनी डालें कि कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हम घर पे एडमिट कर सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं, या कुछ ऐसे पेशेंट जो घर पे भी ट्रीट हो सकते हैं? पेशेंट घर पे भी रह के ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन पेशेंट को घर पे रख के ट्रीट करने के लिए यही है कि पेशेंट को टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहिए और पेशेंट को जो है ना डाइट अच्छी लेनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर पेशेंट सिक हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है वो ट्रीटमेंट प्लान घर में तो नहीं दिया जा सकता, वो काम घर में तो नहीं हो सकते जो कि एक हॉस्पिटल में रख के किए जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करने चाहिए। पेशेंट अगर डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है तो हमें पेशेंट को रिहाइड्रेट करना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें घर में नहीं हो सकती। और जो चीज़ है कि खाने पीने के लिए क्या कुछ देना चाहिए, उसके लिए तो आप बेहतर इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डाल सकती हैं, बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि क्या खाना चाहिए जिससे प्लेटलेट बढ़ें, या ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे पेशेंट क्या है कि सिक या कमज़ोरी महसूस ना करे। जी, जैसे कि डॉक्टर अमजद ने बताया कि एक माहिर ग़िज़ाइयत ही आपको बता सकता है कि डेंगू फीवर में आपने क्या खाना होता है, कितने पानी का इस्तेमाल आपने करना होता है। सो अब हम थोड़ा सा ग़िज़ा के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको डेंगू फीवर हो जाता है तो आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं और कैसे अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो डेंगू फीवर के लिए बहुत ज़रूरी होती है वो है पानी का इस्तेमाल। कोशिश करें कि आप 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि ऐसे फल और सब्जियां जिसमें कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा पानी है वो चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे कि आपके पास घिया है, कद्दू है, टिंडे हैं, इनमें नेचुरली पानी बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। ऐसे फल जिनमें नेचुरली पानी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कंज्यूम करें। इसके साथ साथ आप कोशिश ये करें कि जो आप खाना भी बना रहे हैं वो भी आप शोरबे वाला बनाएं ताकि जितना हो सके आपको फ्लूइड मैक्सिमम मिले।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सी रिसर्चेज आई हैं जो कहती हैं कि अगर आपका विटामिन B12 लेवल कम है बॉडी के अंदर तो आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा ख़राब और बदतर हो सकती है। तो कोशिश करें कि अगर आपको डेंगू फीवर है या जैसे आपका सीज़न है बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन B12 बहुत अच्छी मिकदार में है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? विटामिन B12 आपको सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल प्रोटीन से मिलता है, एनिमल चीज़ों से, एनिमल मीट से मिलता है, जिसके अंदर हमारे पास बीफ आ जाता है, हमारे पास बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चिकन, एग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप आयरन का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हों। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आयरन किन किन चीज़ों में ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मीट में बहुत अच्छा विटामिन B12 है। इसके साथ साथ आपने दालें, फलियां वगैरह भी इस्तेमाल करनी है। और जब आप दालें या कोई ऐसी सब्ज़ी इस्तेमाल करें, ऊपर थोड़ा सा नींबू का इस्तेमाल और हरी मिर्च का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें विटामिन C रिच होती हैं। और विटामिन C अगर आप लेते हैं आयरन ऐसी चीज़ों के साथ जिसके अंदर वेजिटेबल आयरन है, तो वो उसकी आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तीसरी चीज़, कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें फोलेट बहुत ज़्यादा शामिल होता है। फोलेट किन चीज़ों में ज़्यादा होता है? आपके पास जैसे मीट की चीज़ें हैं उनमें बहुत अच्छा फोलेट अमाउंट मौजूद है। इसके साथ साथ आपके पास जो होल व्हीट ग्रेन्स अवेलेबल हैं, आटा है, चक्की का आटा है, उसमें बहुत अच्छा फोलेट अमाउंट मौजूद है। पीनट्स में बहुत अच्छा फोलेट, पीनट्स में, किडनी बीन्स में, आपके पास जो फलियाँ आती हैं, लोबिया आता है, लोबिया बहुत अच्छा है। तो कोशिश करें लोबिया, अगर लोबिया की चाट बना के खा लें। को बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे डेंगू के पेशेंट्स हैं, उनको खाया नहीं जाता, सो उसको मैश करके आप इस्तेमाल कर लें। उसको कबाब, जैसे लोबिया के कबाब बनते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। एक और चीज़ है जो मैं रिसर्च पढ़ रही थी कि आपका जो पपीता है वो बहुत अच्छा है प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए। तो कोशिश करें कि पपीता अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। आई नो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं होता पपीता, लेकिन थोड़ा सा पपीता अगर आप अपने फ्रूट एज अ फ्रूट डाइट में ऐड कर लेंगे तो ये आपका प्लेटलेट काउंट बहुत अच्छे हद तक बढ़ाएगा। लास्ट चीज़ जो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी और आपका प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ करेगी, वो मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन को हम स्लीप हार्मोन कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी रात की नींद सही तरीके से पूरी करें। अगर आपकी रात की नींद सही तरीके से पूरी है और 7 या 8 घंटे डीप स्लीप है, मतलब ऐसी नींद नहीं है जिसमें आप बार बार उठ रहे हैं, बार बार सो रहे हैं, ऐसी नींद नहीं है, डीप स्लीप है, सो वो बहुत हद तक आपका क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर करती है, आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ाती है, आपके जितने भी CBCs, जैसे डॉक्टर अमजद ने कहा कि CBCs एबनॉर्मल वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं, वो चीज़ों को ख़त्म करेगा। सो कोशिश करें कि फल और सब्जियों का इस्तेमाल रखें, पानी का इस्तेमाल रखें, प्रोटीन बड़ा ज़रूरी है, यखनी बना के पिएँ, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत फ़ायदा दिया होगा इस सेशन ने। अगर आपको डेंगू फीवर के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और हम आपको उसका जवाब लाजमी देंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे नरिश्ड।